हम 2 से 3 हफ्तों में जंग खत्म करके निकल जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों के सवालात के जवाब में कहा कि ईरान के साथ जारी कशीदगी अपने इख्तिताम के करीब है और अमेरिका बहुत जल्द अपना मिशन मुकम्मल करके पीछे हट जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को इस हद तक नुकसान पहुंचाया जा चुका है कि वो 20 साल पीछे जा चुका, और अगर अमेरिका को यकीन हो गया कि ईरानी एटमी खतरा खत्म हो चुका है तो वो बगैर किसी मुआहदे के भी जंग से निकल जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आज कौम से आम खिताब करेंगे जिसमें ईरान के साथ जारी जंग के हवाले से कोई बड़ी खबर मुतवक्के है। आबनाए हॉर्मुज़ से अपने जहाज खुद निकालो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हॉर्मुज़ पर पीछे हटने लगे। इत्तेहादी ममालिक को सख्त पैगाम में कहा कि ईंधन की किल्लत का सामना करने वाले ममालिक या तो अमेरिका से खरीदारी करें या खुद मसले से निपटे। उन्होंने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका अब शायद उनकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा। इत्तेहादियों को खुद अपने मफादात का दिफा करना होगा। इसहाक डार का दौरा बीजिंग, ईरान की सूरत हाल पर चीन और पाकिस्तान का करीबी स्ट्रेटेजिक ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और चीन ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुश्तरका तौर पर 5 नुकात पेश कर दिए। फौरी जंगबंदी पर जोर, तमाम फरीक दुश्मनी खत्म करें, ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर करार। ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज पर जोर दिया गया। मुलाकात में आबनाए हॉर्मुज़ खोलने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती पर जोर दिया गया। मौसर कसीरुल-जहती निज़ाम की हिमायत और अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्मर्स के आगे घुटने टेक दिए। कराची में दूध की कीमत में इजाफा। कमिश्नर ने डेयरी फार्मर के मुतालबे पर दूध की कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया। दूध की कीमत 220 रुपए से बढ़कर 240 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। दूध की नई सरकारी कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत बढ़ाने के साथ ये भी बताया कि उन्होंने डेयरी इंडस्ट्री में बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी किया है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। वी रियली होप कि आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। आज से नए महीने का आगाज हो गया है और माह अप्रैल के पहले दिन को मगरिब में तो अप्रैल फूल मनाया जाता है। एंड ऑब्वियसली ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, बट यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ऐसा ज़रूर होता है। वेल, लोग मनाए ना मनाए, लेकिन पाकिस्तान में बच्चों के साथ यकीनी तौर पर अप्रैल फूल यूँ हो गया है कि आज से स्कूलों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और स्कूल्स दोबारा से अब खुल गए हैं। ये क्या बात हुई? ये अप्रैल फूल, ये तो अच्छी बात है। वेल, विद दैट मार्च का महीना ख़त्म हो गया है। सबसे बड़ी बात तो ये क्योंकि जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब हुआ यह है कि तवानाई के बहरान के तनाजुर में जो स्कूल्स में छुट्टियां दी गई थी और उन छुट्टियों को बढ़ाने ऑनलाइन क्लासेस का तस्करा भी किया जा रहा था। बच्चे बहुत खुश थे और वालिदैन उतने ही ना खुश थे। लेकिन हुआ ये कि हो गया मामला उल्टा और आज से बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो गया। तो सब उठें, चलें स्कूल चलें। एब्सोल्युटली, बच्चों के साथ तो अप्रैल फूल हुआ या नहीं हुआ, बच्चे खुश हैं या नहीं खुश हैं, लेकिन अब जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है, क्योंकि आवाम के साथ एक संगीन मजाक ऐसा समझा जा सकता है। महंगाई के सताए आवाम पर एक और बोझ डाला जा रहा है और वो बोझ दूध की कीमत को बढ़ाने की सूरत में अब आपके बजट में इजाफा करने जा रहा है। फी लीटर 20 रुपए का इजाफा आवाम की जेब पर बोझ को बढ़ा देगा। आवाम ये सवाल करने में हक बचाने भी हैं कि क्या गाय भैंसें भी पेट्रोल पीकर दूध देती हैं जो इसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है? नहीं, मसला ये है कि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि गाय भैंसें तो पेट्रोल नहीं पीती, लेकिन वो गाड़ियां तो ज़रूर पेट्रोल पीती हैं जिनमें इंटरसिटी और इंट्रासिटी दूध की सप्लाई होनी है। लेकिन एक मसला, सिर्फ इजाफा दूध की कीमत में नहीं हुआ है, एलपीजी की कीमत में भी फ़ी किलो 78 रुपये 28 पैसे इजाफा कर दिया गया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि मामला कहाँ जाके रुकेगा। और अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये तो डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। जो सारा मामला है वो है, क्योंकि हमारी जो मेन स्टोरी है दैट्स ईरान इसराइल अमेरिका का इशू। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर आज के दिन भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, अगर आज के दिन भी, तो भी चीज़ें ठीक होने में कई महीने लगेंगे। बिल्कुल, और दैट इज़ आवर टॉप स्टोरी। मशरिक़ वुस्ता की जंग अब सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रही है, बल्कि बयानात, धमकियों और सफारतकारी के दरमियान एक ख़तरनाक तवाज़ुन बन चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को एक बार फिर से सख्त वार्निंग जारी कर दी गई है
तवानाई है, तनसीबात को तबाह करने की धमकी उनकी जानिब से दी गई है। फिर एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों की जंग से निकलने का उनका इरादा भी है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। लेकिन ऑन द अदर साइड हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, वो अपने मौक़िफ़ पर फर्मली खड़ा है कि अमेरिका तजावीज़ गैर रस्मी और नाकाबिले कबूल हैं उनके लिए। एब्सोल्युटली। ईरानी सदर ने यह भी कहा कि जंग ख़त्म करने को तैयार तो हैं, लेकिन गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग मुज़ाकरात की मेज़ पर ख़त्म होगी या फिर धमकियों का सिलसिला किसी बड़े तसादुम का पेशखामा बनेगा। विद दैट डोनाल्ड ट्रंप का बार बार ये कहना कि जी रजीम तो चेंज कर दिया है, रजीम चेंज कर दिया है, नेवी ख़त्म हो गई, फ़ौज ख़त्म हो गई ईरान की, और साथ उन्होंने अभी ताज़ा ये इंदिया भी दे दिया है कि 2 से 3 हफ्ते में हम यहाँ से निकल जाएंगे। निकल जाएंगे या निकल भागेंगे ये तो वक्त बताएगा। मौजूद हैं आज हमारे साथ इस अहम मामले पे अली के चिश्ती, आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब और वेलकम टू द शो। अली साहब, मशरिक़ वस्ती में जो जंग जारी है उसके दौरान मैं ज़रा पहले पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव पे बात कर लूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अहम दौरा किया चीन का, और मुश्तरका 5 तजावीज़ भी दोनों ममालिक ने पेश की हैं। कैसे देखते हैं इसको आप सबसे पहले? जी, पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना गए, और आपको सबको पता होना चाहिए, मैं हिस्ट्री थोड़ी सी याद दिला दूं। पाकिस्तान ने चाइना और ईरान के डिप्लोमेटिक टाइज कराए थे 1971 और 72 में, और इस्लामाबाद में ही पहली डिप्लोमेसी हुई थी। और उसके बाद जो था, शाह ऑफ ईरान की जो बहन थी वो 72 में ईरान गई थी, चाइना गई थी, और पाकिस्तान ही चाइना और ईरान के करीब रहा था। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है इसहाक़ डार साहब, वो जिन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर भी है, वो चाइना में है। और उस आपने देखा कि पाकिस्तान और चाइना ने 5 पॉइंट जो हैं वो पेश किए इस जंग को रुकवाने के लिए। उसमें उसका लुबे-लुबाब ये है कि ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान और चाइना ये समझते हैं कि फौरी तौर पे ईरान पे हमले रोके जाएं, और ईरान जो है गल्फ पे भी रोके। और क्योंकि दोनों के, पाकिस्तान और चाइना के जो मफादात मिलते हैं कि गल्फ की स्टेबिलिटी ही चाइना की और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है। और पाकिस्तान और इसमें अगर आप देखें तो 5वां पॉइंट था कि यूएन के चार्टर की फ्रेमवर्क के थ्रू यहाँ पे निगोशिएशंस हों और ख़त्म हो। उसके अलावा कहा गया कि सिविलियन एसेट्स या क्रिटिकल एसेट यानी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हो गए या पावर प्लांट्स पे हमले फिलफौर रोके जाएं। ये कंडेमिनेशन है जी इजराइल की, ये कंडेमिनेशन है अमेरिका की, और एक तरीके से ईरान को भी कहा गया है कि ऑफकोर्स के गल्फ पे ये रोकें। पाकिस्तान चाहता है कि चीन जो है वो गारंटर बन के इस रीजन में आए, और ईरान चाहता है कि ऑफकोर्स चीन ही इसकी गारंटी दे कि अमेरिका जो है या इजराइल जो है वो एक बार फिर जो है हमला ईरान पे ना करे। अब चाइना की पॉलिसी इस तरह से नहीं है खुल के आके इस तरह विजिबिलिटी की, तो पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलके, क्योंकि हम और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, मिलके कोशिश कर रहे हैं कि ये डीएस्केलेट हो और ये जंग किसी तरह पॉज हो, फिर कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग मेजर्स हो और फिर सीज फायर हो। जी राइट। अली साहब बताइएगा, क्या महसूस करते हैं आप कि क्या वाकई अमेरिका जंग ख़त्म करना चाहता है, या फिर आपको लग रहा है कि सिर्फ हिकमत अमली ये बदल रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात की जा रही है, फिर इस कदर मोहलिक हमलों के पीछे क्या स्ट्रैटेजी नज़र आती है आपको यूएस की? देखिए, अमेरिका जो है वो और इजराइल ने हमले किए थे कि ऑफकोर्स के आयतुल्लाह ख़मेनी साहब को ऑफकोर्स कत्ल करके वो समझते थे या शहीद करके ये हमले रुक जाएं, लेकिन ये जंग रुक जाएगी। लेकिन जो उनकी असेसमेंट थी, वॉर असेसमेंट गलत हुई। ईरान का जो जवाब आया वो ऑफकोर्स किसी की कैलकुलेशन में शामिल नहीं था। अब अमेरिका तो चाहता है कि ये जंग रुके, और वो अपनी बका की खातिर ऑफकोर्स चाहता है। और ऑफकोर्स आपको पता है कि इसका स्पिल ओवर पूरा गल्फ रीजन की तरफ चला गया, और ऑफकोर्स अब पूरी दुनिया जो है उसकी इकोनॉमी हर्ट है। तो ये जंग जो है वो ना अमेरिका चाहता है रोकना, ना ईरान के बस में है, ना पाकिस्तान के, ना इजराइल की। अब ऑफकोर्स इसे इकोनॉमिक्स रोक रही है, और इकोनॉमिक्स दोनों हर इससे फरीकीन को सिवाय इजराइल के जो है वो फोर्स कर रही है कि ये जंग रुके। तो यस, अमेरिका जो है ये जंग रोकना चाहता है, ईरान भी ये जंग रोकना चाहता है, गल्फ तो बिल्कुल नहीं चाहता है जंग को, और पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता है जंग को। सिर्फ एक मुल्क है जो ऑफकोर्स
जो कि बदमाश है, जो कि एक ईवल मुल्क है जिसका नाम इसराइल है, वो इस जंग को बढ़ाना चाहता है। जी। आपने जैसे खुद कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जंग हो, दीगर ममालिक भी तो अम, अब तक की जो भी कोशिशें हुई हैं मसालियत की, सिफारतकारी की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कितनी मौसर आप देखते हैं इनको? ये मौसम तो पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिश साबित हो चुकी हैं। अगर आपने देखा कि काफ़ी जो हैं अब से दर्जनों जो हैं वो ऑयल टैंकर्स से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल चुके हैं। राइट। इंटेंसिटी ऑफ जंग जो है वो कम हो चुकी थी, सऊदी अरेबिया हो चुकी है, और सऊदी अरेबिया पे आपने देखा उस तरह से हमले नहीं हुए, तो पाकिस्तान की सिफारतकारी पे तो दो राय है ही नहीं कि वो कामयाबी से जारी है। अम, इससे ये कोई बटन स्विच ऑन ऑफ का नहीं है कि ऑफ कोर्स जो है सॉरी नहीं है कि ऑफ कोर्स ये आके ये कोई बटन नहीं है कि हमने स्विच कर दिया और ऑफ कर दिया, खत्म हो जाए। इन 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 पेचीदा जंगों में जहाँ पे ऑफ कोर्स एक मुल्क दूसरे मुल्क से बात नहीं करना चाह रहा और पाकिस्तान मिडिल में है, जहाँ पे ईरान पाकिस्तान को बताता है, पाकिस्तान फिर अमेरिका को बताता है, फिर अमेरिका पाकिस्तान को बताता है, और फिर पाकिस्तान ईरान के पास वो लेके जाता है शर्तें। तो इसमें महीनों लग सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि तो सिफारतकारी तो कामयाबी से जारी है, क्योंकि एक चैनल खुला हुआ है, बहुत सारी चीजें बातचीत चल रही है। इसका राइट। खात्मा मेरे ख्याल से हमें रहना चाहिए कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगेंगे इसमें अमेरिका को कन्विंस करने के लिए, ईरानियों को कन्विंस करने के लिए, और इजरायलियों को लगाम देने के लिए ऑफ कोर्स। तो इसके सेटलमेंट इतनी आसानी नहीं है, और पाकिस्तान, याद रखिएगा, पाकिस्तान ने ना जंग शुरू करी, पाकिस्तान इस जंग का खात्मा जरूर करवाएगा। और ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि किस तरह गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान से मिलके और तुर्की जो है वो एक कोalition भी बनाएगा, और एक साथ जो है वो ईरान को राइट। भी कन्विंस राइट। करेगा और अमेरिका को भी कन्विंस करेगा कि इसकी इंटेंसिटी कम हो। फिर उसके उसके बाद गारंटीज होंगी और फिर जंग रुकेगी, तो इसमें हफ्तों लग सकते हैं। तुर्की के साथ कॉलिशन एक तरफ है, बट अमेरिका क्या चाहता है अपने इत्तेहादियों से? बिकॉज अभी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने इत्तेहादियों पर तनकीद भी की जा रही है और उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो अकेला छोड़ देना चाहते हैं। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के दरमियान इख्तलाफात किस हद तक आपको संजीदा नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि यूएन का सबसे बड़ी कमजोरी है, यूएन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि किस तरह यूएन फेल हो चुका है, और ये दुनिया के मफाद में नहीं है। जी हाँ, अमेरिका का जो इत्तेहादी है, क्योंकि अमेरिका इस पूरी जंग में एक सेल्फिश नेशन के तौर पे नजर आया है, वो जो कि अपने इत्तेहादियों के मफाद को नहीं देखता, वो सिर्फ अपने ही मफाद को देखता है। इसकी ताज़ा मिसाल आज ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कुछ भी हो, हमें तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, और जी। हम इस जंग से डीएस्केलेट होना चाहते हैं, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में अगर किसी को आना है ना, खुद काम करें, खुद उन्हें अनब्लॉक करें। तो इससे क्या साबित होता है कि ऑफ कोर्स कि अमेरिका एक सेल्फिश मुल्क है, जिसे अपने मफादात की जो है वो लेके चलता है, और अपने साथ चलने वाले लोगों को के मफादात का ख्याल नहीं रखता। आप देखें कि जिस तरह से इंग्लैंड जो है वो दूर हो चुका है, फ्रांस दूर हो चुका था, पूरे उसके गल्फ के इत्तेहादी हैं, उसे उस तरह से अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आया। तो ये अमेरिका की जो पावर है ये कम हो रही है, और इसे रिप्लेस करेगा चाइना और ग्लोबल साउथ, जैसे राइट। आप कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान जैसी है, चाइना है, गल्फ है, इंडोनेशिया है, हिंदुस्तान भी है इसमें, और रशिया है। तो आप देखेंगे ग्लोबल साउथ जो है, इसके बाद एक वाजे ग्लोबल रियलिटी बन के आगे आएगा। अमेरिका यस एक सुपर पावर रहेगा, लेकिन उसके जो अलाइंसेस हैं वो आप देखेंगे कि कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। अली साहब, देयर इज़ अ हिस्ट्री, एक तारीख है बैक स्टैबिंग की, और जेसीपीओ की तो चले बात कर लें, लेकिन उससे पीछे भी यही मामलात हैं कि अमेरिका आगे बढ़ता है, इवन इसराइल आगे बढ़ता है और वहाँ हमला कर देता है जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। अच्छा, अब जो ताज़ा हमले हैं अमेरिका के, उसके बाद आपको क्या लगता है कि ईरान का भरोसा हो पाएगा मुज़ाकरात पे, या फिर मज़ाहमत की पॉलिसी जारी रखी जाएगी? ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन देखिए इसमें स्पॉइलर जो है वो ईरान, वो जो इजरायलीज हैं, और इजरायली क्या कर रहे हैं कि उनकी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और पावर को हिट कर रहे हैं, जो कि जी। अमेरिका ने कहा हम नहीं करेंगे।
तो इस जंग को और अमेरिका ने ऑफ कोर्स ये नहीं कहा, तो अमेरिका जो है वो उनके मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहा है, और बकौल जो ईरानी है वो उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो स्पॉइलर है वो है इसराइल, और इसराइल उन जगह इस पूरी जंग को प्रोलॉन्ग करना चाह रहा है और इस जंग की आंख को फैलाना चाह रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि अरब दुनिया जो है इस जंग में शामिल हो जाए। मैं इसमें तारीफ करना चाहूँगा सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन, कुवैत और कतर की। जिस तरह पे उन पे अटैक हुआ, उन्होंने अभी तक कोई रिटेलिएशन नहीं की, जबकि उनके यहाँ एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक्स हुए हैं। जितना स्ट्रैटेजिक पेशेंस से ये सारे अरब मुल्क ऑफ कोर्स इसे देख रहे हैं, और वो इसराइल की चाल में नहीं आना चाह ठीक रहे है। हैं। अली साहब, ये बताएं कि जबकि जंगी अखराजात से मुतालिक तर्जुमान वाइट हाउस का दिलचस्प बयान भी सामने आ गया है कि सदर ट्रंप जंगी अखराजात अरब इत्तेहादियों से वसूल करेंगे। मशरिक़ वस्ता जंग में अमरीका कामयाबी का दावा किस हद तक दुरुस्त है फिर? जी, वो अमेरिका जो है वो यही करता है, अपनी जंगें शुरू करता है और फिर वो आग वहां तक फैला देता है कि उसके जो इत्तेहादी हैं उसमें जलने लगते हैं। ये अभी से नहीं है, अमेरिका 100 सालों से कर रहा है, और इसकी वजह से जो है उसके इत्तेहादी जो हैं, अयूब खान ने बहुत अच्छी किताब लिखी थी फ्रेंड्स नॉट फ्रेंड्स मास्टर्स, नॉट और उसके मास्टर्स। जो अलाइंसेस होते हैं, जो अलाइज होते हैं अमेरिका के, वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये जो अमेरिका ने एक नया, मैं समझता हूँ कि अगर आम इस तरह में यूज करें, भत्ता मांगा है अपने अलाइंसेस से कि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स हम भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और बल्कि पैसे आप दें तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से मुल्क के ताल्लुकात नहीं चलते, और ये अमेरिकन सफारतकारी और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी की नाकामी है। यकीनन इससे अमेरिका एक्सपोज हो कि कितना अनरिलायबल सुपर पावर है, और एक सेल्फिश सुपर पावर है जो कि वक्त आने पे अपने दोस्तों को छोड़ देता है, अपने अलाइंसेस को छोड़ देता है। तो बहुत ही तकलीफदेह बात है, और ये तो एक्सपोज हो चुका है अमेरिका। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया कि चिश्ती साहब हमारे साथ आप मौजूद थे और इस मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे। और ये सारा मामला अब यहाँ आ गया है कि ट्रंप कह रहे हैं कि जी 2-3 हफ्ते में निकल जाएंगे या फिर एक और टाइम गेनिंग टैक्टिक है, तो वक्त बताएगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि खित्ते की सूरत हाल और उसमें अमेरिका क्या वाकई ही इस जंग से बाहर निकलना चाहता है या नहीं। लेकिन ऐसे में अहम सफारतकारी और उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र अब हम करने जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक रोज़ा दौरा चीन और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात हुई उनकी। मशरिक़ वस्ता में जो अमन के लिए पाकिस्तान और चीन ने 5 नुकाती मनसूबा पेश किया है। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है और पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के साथ सफारती राबतों में मसरूफ़ है। और अब ये मुलाकात और इसमें 5 निकात सामने रखना कि किसी तौर से इस मसले को हल किया जा सके या टेबल पर एक डील लाई जा सके, ताकि जो दोनों हरीफ हैं उनको एक टेबल पर लाया जा सके। ये बहुत अहम समझा जा रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये महज एक इस्तिलाह नहीं बल्कि अमली ताउन अब इसमें हमें नज़र आ रहा है। और उसके साथ जोड़ लीजिए सादिया, वो जो उससे पहले बहुत ही अहम इजला वज़राए ख़ारजा की बैठक हुई पाकिस्तान में, जिसमें मिस्र भी था और गल्फ़ भी था और तुर्की, पाकिस्तान सब थे। तो हम देख रहे हैं कि और उसमें मैं इसलिए भी किरदार इसमें शामिल करना चाह रहा हूँ कि पड़ोस मुल्क से जहाँ से इस जंग में आग में तेल डालने का काम किया गया, पाकिस्तान ने कैसे रिस्पॉन्सिबिली ना सिर्फ ये कि अपने आप को बल्कि पूरे खित्ते को इस आग से बचाने की भरपूर कोशिश की। साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। ओके, पाकिस्तान का अब तक का किरदार डॉक्टर जमील साहब कैसे देखते हैं? ना सिर्फ ये कि मीडिएशन एंड आई एम श्योर कि बैकडोर डिप्लोमेसी भी काफ़ी ज़्यादा हुई होगी जब हम बात करते हैं इस तनाज़े की। या सुबह बखैर और मदू करने पर मशकूर। जी बिल्कुल, बैक डोर या बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो यकीनन बड़ी कारगर होती है। हमने 1971 में भी पहले 1 साल बैक चैनल डिप्लोमेसी की थी।
उसके बाद हम किसिंजर को चाइना लेके गए थे और दुनिया का उसके बाद मिजाज बदल गया, चाइना को एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका ने। और उसके साथ साथ हमने जिनीवा कार्ड में भी जब सोवियत यूनियन ने अफगान से जब विड्रॉ हो रहे थे तो उसमें भी हमने किरदार अदा किया, वो भी बैक चैनल की। और इसी तरह दोहा के भी, तो पाकिस्तान इस मामले में काफ़ी एक्सपीरियंस रखता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, खारजा पॉलिसी में, पाकिस्तान की डीएनए में ये शामिल है कि पाकिस्तान इस किस्म के मामलात को हैंडल कर लेता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो इस वक्त चल रहा है मामला, दुनिया का कोई भी बड़ा आप या छोटा अखबार उठा के देख लें, कहीं ना कहीं आपको जिक्र मिल जाएगा कि पाकिस्तान की पजीराई किस तरह की जा रही है, कि पाकिस्तान की राब्ते, कम्युनिकेशन, बातचीत खलीजी तमाम अमेरिका से है, चाइना से है, ईरान से है। और इसकी गमाजी ये है कि ईरान ने हमेशा इस पूरे जो मसला चल रहा है उसमें पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन अपनी रखी है, पाकिस्तान पे एतमाद किया है, पाकिस्तान के जहाज़ों को छोड़ा है, एक गुडविल जेस्चर दिखलाया है। और पाकिस्तान ने भी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से ईरान को हर लिहाज से अपडेट करता रहा है। अब आ जाते हैं कि यहाँ से फिर किधर कुछ चीज़ें, कुछ इशारे जो कि मुझे मालूम होता है कि आगे चल के आज शाम तक कुछ मस्बत इशारे मजीद मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और उसकी वजह क्या है? दुनिया में 85 ममालिक में जो ऑयल की प्राइस बढ़ी है, इसका मतलब दुनिया की जेबों पर बोझ पड़ा है। दुनिया में जो मुतवसत और जो गरीब लोग हैं, ज़्यादातर जिनकी आबादी है, उनके लिए बोझ पड़ा है, उनके खुराक में कमी आई है, उनके बहुत सारे और मामलात में कमी आई है, जिसकी बिना पर एक प्रेशर तो पूरी दुनिया, लेकिन पूरी दुनिया के प्रेशर से चले डोनाल्ड ट्रंप इतना अगर प्रेशर में नहीं आते, क्योंकि इसका काउंटर आर्गूमेंट है कि फलस्तीन के वक्त में भी तो लोग बाहर निकले थे, लेकिन अब घर में आग लग रही है अमेरिका के। और अमेरिका के जो 90 लाख अफराद निकले हैं इस वक्त, वो नो किंग का नारा तो अपनी जगह पर, लेकिन उसमें ये सबसे बड़ा पेश खैमा जो है वो यही गल्फ वार का है। लोगों के जेबों पर बोझ पड़ रहा है। जब ऑयल की कीमत बढ़ती है तो दुनिया अब तमाम कमोडिटीज की कीमत बढ़ती है, फूड से लेके बाकी तमाम मामलात की उसमें बढ़ती है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं बस आखिरी चंद कलमात में पूरी बात मुकम्मल हो जाएगी। और वो ये है कि अब जो गुज़िश्ता शब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि जी 2 या 3 हफ्ते में हम इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, उसकी वजह क्या है? असल तो तजिया ये जरूरी है कि उसकी क्या वजह है, मैं 1 मिनट में उस पर आता हूँ। दूसरी तरफ जो जंगों में होता है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि दोनों साइड अपनी अपनी पंजा आजमाई कर रहे हैं। ईरान ने 88 वेव जो है वो रात को दागे हैं और तकरीबन खलीजी ममालिक सारों को इंगेज किया है। इराक गर्म हो गया है, यमन गर्म हो गया है, सीरिया के मलेशिया गर्म हो गए हैं, हम हिजबुल्लाह गर्म हो गया है। चारों तरफ से इजराइल पर मार पड़ रही है और वो इजराइल पहले इसके बारे में नहीं सोचा था उसने। और सबसे बड़ी बात हुर्मुज़, जिसमें कि 3000 जहाज अभी भी फंसे पड़े हैं और नहीं निकल सक रहे हैं क्योंकि उस पर कंट्रोल ईरान का है। तो अब आ जाते हैं कि आज वो तकरीर करने लगे, एड्रेस करने लगे हैं अपनी कौम को डोनाल्ड ट्रंप। मेरी अपना तजिया ये है कि उसमें आपको इशारे मिल जाएंगे, मस्बत इशारे मिल जाएंगे, फतह की बातें होंगी, क्योंकि कल पीट हेक्सेट ने जब अपनी फौज से खिताब किया और उसके बाद प्रेस से खिताब किया तो उसके बाद उन्होंने बता दिया बाकी तमाम धमकियां शमकियां अपनी जगह पर, लेकिन फतेह के बारे में जो ग्राउंड होता है किसी चीज से जान छुड़ाने का, तो अमेरिका के सदर ने भी अपने तमाम इशारे दे दिए कि हमने 95% उनकी ईरान की फौज को खत्म कर दिया, फना कर दिया, उनके लॉन्चर्स को हमने तबाह कर दिया, नेवी तबाह कर दी, एयरफोर्स तबाह कर दी, लिहाजा हम तो वैसे भी जीत रहे हैं। जमील साहब, हम 5 पॉइंट्स पर आते हैं। ये अहम मुलाकात जिसका साबिक नायब वज़ीर आज़म साहब का दौरा हुआ चाइना का, दैट 1 डे विजिट, उस पर 5 पॉइंट्स सामने आते हैं जिसमें वो बहुत बेसिक चीज़ें लिखी गई हैं जिस पर अमल बहुत ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, इसको ज़रा समझा दीजिएगा। एक तो ये कि नॉन मिलिट्री टारगेट्स अटैक ना किया जाए। अब हम देख रहे हैं इसराइल कॉन्स्टेंटली ये करता रहा है, अभी भी कर रहा है, सीज़ फायर के बाद भी करता रहा है। तीसरा पॉइंट यही है इसमें कि ठीक है, आप पहले सीज़ फायर की जानिब जाएं और उसके बाद कोशिश करें कि प्रोटेक्शन हो दोनों ममालिक के लिए, और फिर ये कि नॉन मिलिट्री टारगेट्स को हिट ना किया जाए। विल इजराइल एवर डू दिस? और इसके ऊपर दोनों मुल्क को साथ में बिठाकर इस पर कुछ तय किया जा सकता है?
अरे इसराइल की तो खैर जाहिर है बहुत देरीना ख्वाहिश थी, वो तो ऐसा नहीं चाहेगा। इसराइल चाहेगा कि इस दफ़ा कोई फैसला हो ही जाए। हालांकि इसराइल का जो प्रेशर पड़ रहा है अपने मुल्क में भी काफ़ी पड़ रहा है, लेकिन मैं उस वो कम प्रेशर है जो उसकी एक आइडियोलॉजिकल ख्वाहिश है, जो कि अगर उसकी तारीख को का मुतालिया किया जाए तो 1897 से उनकी ख्वाहिश है कि ग्रेटर इसराइल का और कोई मज़ाहमत उनके सामने ना हो। तो ईरान ही एक वाहिद मज़ाहमत थी जो पूरे ओआईसी कंट्रीज में या पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली उनके खिलाफ बोल लेता था। बाकी तो सारे मुस्लिम ममालिक ये डरे डरे से, ये सहमे सहमे से सरबराहान ये तो कभी बात नहीं करते थे। तो उस मज़ाहमत को इसराइल ख़त्म करना चाहता है इस दफ़ा, हालांकि उसका अपना नुकसान भी हो रहा है, लेकिन अमेरिका इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। 3 रीज़न। नंबर 1, अमेरिका में जो बॉटम प्रेशर हुआ है उसकी वजह से वो थोड़ी सी उनमें खुलजुबली मची है अमेरिका के रिपब्लिकन्स में। 36 रिपब्लिकन्स इस दफा उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। उनको पता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उनके साथ क्या करेगी, हार जाएंगे। और ये अमेरिका की तारीख है कि जब ऑयल की कीमत बढ़ती है, $110 से ज्यादा बैरल होता है, तो फिर उस वक्त की हुकूमत वक्त की पार्टी 20 से 24 सीटें हार जाती हैं। और जब वो हारती है तो जाहिर है इस दफा तो वो हाउस ही दोनों हाउस से उनकी, वो नहीं चाहेंगे कि दोनों हाउस से उनकी सबकत खत्म हो जाए। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी चीज ये है कि अबनाए हुर्मस का जो कंट्रोल है उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, अपनी तमाम वॉर गेमिंग कर ली। उनको पता है कि अबनाए हुर्मस इस तरह नहीं खोला जा सकता जब तक कि उनके बॉडी बैग्स जो है ना सैकड़ों की तादाद में ना जाए वापस, उसके मुताबिल भी नहीं हो सकते। जिसकी बिना पर अमेरिका चाहेगा कि पुल बैक कर ले, क्योंकि नेटो भी उसका साथ नहीं दे रहा है, जापान भी साथ नहीं दे रहा है, कोई मुल्क उसका साथ नहीं दे रहा है। तो लिहाजा अब वो अमेरिका समझ रहा है कि इससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई तो अमेरिका का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप फुटेज देखें, कुछ जो बेसिस पर उनके जहाज तबाह हुए हैं, दुनिया में 23 जहाज हैं सिर्फ जो रिफ्यूलिंग के जहाज मौजूद है अमेरिका के पास, उसमें से कई जहाज तबाह हो गए जो सऊदी बेस पर जब हमला किया है ईरान ने। तो ये तमाम नुकसानात को देख लें। बॉडी बैग्स उनके वो तो कहते हैं 13, लेकिन तखमीना ज्यादा का लगाया जाता है, बहुत ज्यादा और उसमें डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि वंस द डस्ट इज सेटल्ड तो सामने निकल के आएगा कितना नुकसान हुआ है। तो चाइना की गारंटी चाहता था दरअसल ईरान चाइना की गारंटी, और वो चाइना की गारंटी आज शाम तक आपको उसका इशारा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद और काफ़ी इंसाइट्स आपने दी हैं। वेल विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक अगेन। एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश लेकिन अब बेनकाब हुई है। भारत खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के लिए ख़तरनाक कोशिशें कर रहा है और भारत की जानिब से एक और मुबैना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी जारी है, जिसमें जेलों में कैद बेगुनाह पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को इस्तेमाल करने की इत्तलात हैं। कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ जेलों से कैदियों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि एक मुनज़्ज़म ड्रामा तरतीब दिया जा सके। अच्छा, ऐसे इकदाम फैसल ना सिर्फ खित्ते के अमन के लिए ख़तरा बनते हैं, साथ ही साथ सफारती सतह पर भी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाते हैं। इसी मामले पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस साहब फॉर योर टाइम। इट्स वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो। सर, भारत अपनी कोशिशें नहीं छोड़ रहा। एक और फॉल्स फ्लैग है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि भारत को सफारती सतह पर किस तरह की हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान ईरान इसराइल वॉर में अमेरिका के साथ भी इंगेज कर रहा है। ऑन द अदर हैंड हमारे 2 बॉर्डर्स की वजह से हम पहले ही इंगेज है और अब भारत ये साजिश रचा है। देखें, बात यह है कि भारत को जो हमारे हक में इतनी बुरी तरह शिकस्त पाश हुई है, फील्ड मार्शल तेजाब मनी ने ये पूरी कौम को इकट्ठा किया और इसका एज ए नेशन फॉट और हमने जो उसको मुंह काला किया, वो उसको जो शर्मिंदगी है, बेइज्जती है, वो बर्दाश्त नहीं होगी। और ऑपरेशन तंदूर में जो इसको तंदूर में जल गया जाके उसकी प्रॉब्लम है। और ये हर मौके पे कहीं ना कहीं जब भी पाकिस्तान का कहीं नाम रोशन हो जाता है या कोई ऐसी खास स्पेशल ओकेजन होता है पाकिस्तान में, उसी वक्त ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। और अभी जबकि पाकिस्तान का आपने देखा कि अभी ये 4 वज़ीर ख़ारिजा आए हुए थे, खास तौर पे ये ऐसे सालसी के लिए डिस्कशन के लिए कि ये जंग नहीं की जा सके ईरान की और अमेरिका की। और उसी के वक्त ये अब इनकी ये फिर ये इन्होंने किया ये हुआ है कि ये पाकिस्तानी कश्मीरी हैं
ये बेचारे जब बॉर्डर गलती से क्रॉस कर लेते हैं तो इन्हें अरेस्ट करके लाते हैं और ये फिर इलीगली इंडियन हेल्थ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ले जाके इनको जेलों में रखते हैं जी और फिर फॉल फ्लैग ऑपरेशन के लिए इनको बेचारों को यूनिफॉर्म बनाते हैं। कभी इनको कोई हरकतें करते हैं, इनको फिर ले जाके इनको पुलिस मुकाबले में मारते हैं, कहते हैं दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे और फिर दुनिया का टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये इनका होता है और इनमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि अगर ये शो करेंगे जी कि बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर मार ये आए थे और हमने वहाँ पर इनको मारा है, तो इनकी जूतों के ऊपर ना तो कोई मट्टी लगी होती है, ना वेपन्स के ऊपर कोई मट्टी होती है, ना कोई जी। वेपन फायर हुआ होता है। जी इस तरह की हरकतें हैं। यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ होती है, जैसे नई यूनिफॉर्म पहनाई हुई है और खुद ब खुद नियम को पता चल रहा होता है कि ये एक इन्होंने झूठा एक प्लान ऑपरेशन किया है। और अब जबकि दुनिया को इनका काला मुंह चेहरा पता चल गया तो अब तो दुनिया का बिल्कुल मानेगी नहीं, क्योंकि ये हर दफा इसी तरह की हरकत करते हैं। और अभी इतना ही है कि ये हर वक्त पकड़े भी जाते हैं। आप उड़ी ले लें, पठानकोट ले लें, उसके बाद पुलवामा ले लें, उसके बाद पहलगाम लें, हर जगह पर कोई ना कोई ये अच्छे मौके पर जब पाकिस्तान में कोई डिग्निटी आ रहा होता है right. या पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन जा रहा होता है, वहां पर ये इस तरह की बातें करते हैं और यही इस पर है। इसलिए ये करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम वी नो इट कि वी आर अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हम तो सफर किए हुए कोई 80-90 हजार हमारे सिविलियन फौजी शहीद हुए हैं। हमने 150 बिलियन से ज्यादा का हमने इकोनॉमिक लॉस किया है और ये इंडिया तो ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क, आपको पता ही है कि इन्होंने कनाडा में क्या किया, जी फिर जब ये अमेरिका में क्या किया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, यूके में किया है इन्होंने, सिडनी में किया, हर जगह पर ये करते हैं। इसलिए पाकिस्तान नॉट वरीड एट ऑल नाउ। ओके। Absolutely. अब सर मुझे ये बताइएगा कि अब क्या मॉडस ऑपरेंडाई भारत सोच रहा होगा, क्योंकि उसने एक बराह रास्त जंग करके देख ली और वहाँ वो मिट्टी उसको धूल चाटने पे मजबूर किया गया। उसके बाद ये जो इस तरह के जो कोवर्ट ऑपरेटिव्स वो भेजता रहा है, उसको भी अच्छे खासे तरीके से हम ट्रीट करते रहे हैं। वो भले से जितनी भी फिल्में बनाते रहे, असली वाला तो पकड़ के हमने अभी भी जेल में डाला हुआ है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि कुछ दिनों पहले जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने भी एक शोशा इसी तरह का छोड़ा हुआ है और वो जो एक चीज़ लेके चल रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, 2.0 3.0 पता नहीं Yeah. कौन कौन से पॉइंट वो कर रहे हैं वो। सो एंड देन उन्होंने अफगानिस्तान को भी एक हॉट परसूट तो बनाया हुआ है। सो व्हाट एल्स कैन इंडिया, आई मीन व्हाट कैन वी पाकिस्तानीज एक्सपेक्ट फ्रॉम देम दिस टाइम राउंड? देखिए, पाकिस्तान से ये जो पाकिस्तान लोग जो कहते हैं कंटिन्यू, वो प्रॉक्सीज यूज कर रहे हैं। आपके सामने BLA, BLF, फिर हिंदुस्तान जो है इनको करने के लिए। नंबर 2 वो फिर फारिश के साथ लगा हुआ, उनको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनको पैसा भी दे रहा है, फंडिंग दे रहा है। आपको पता है कि ये इजराइल की लड़ाई हुई तो नरेंद्र मोदी इजराइल में बैठा हुआ था और वहां पर अटैक होने से पहले इन्होंने, आपने देखा वहां तालिबान रजीम को मजबूर किया कि उन्होंने पाकिस्तान की पोस्टों पे अटैक किया। फिर हमने जो इनका हाल किया आपके सामने है, 40 पोस्टों में कब्जा कर लिया, कोई 190 पोस्टें हमने इनके तबाह करके रख दी। और सर सॉरी टू कट यू, लेकिन साथ में आपसे एक इजाफी इन्फॉर्मेशन भी चाह रहा हूँ। इफ यू कैन, 32 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो अब पाकिस्तान का है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल, वो हमने एरिया किया हुआ है, तकरीबन बफर जोन का एरिया, जिसमें हम चाहते हैं कि वो अगर हम अपने पास सिक्योर रखें तो कम से कम ये हमारे एरिया में कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें पहले से पता होगा कि ये इनकी अब इसके बाद ये यहाँ से क्रॉसिंग कर रहे हैं, हम इनको पहले ही इनको सॉर्ट आउट करके रख देंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने बारहा इनको एक बात की है कि हमें आपसे एक ही चीज़ चाहिए, और वो क्या है कि आपने कमिटमेंट की थी दोहा में कि आप किसी को अपनी सरजमीन टेररिज्म के लिए नहीं इस्तेमाल करने देंगे। ऑनर दैट कमिटमेंट एंड दैट्स ऑल। हम इनको लॉजिस्टिक्स भी देते हैं, गंदम देते हैं, चीनी देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, अफगान ट्रांजिट का देते हैं, इनके पेशेंट्स पेशावर में आते हैं, इनके स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ बॉयज। क्योंकि अफगान तालिबान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अफगान अवाम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये कारोबार करते हैं, कहाँ तक हमने सपोर्ट किया, लेकिन ये थैंकलेस है ये अफगान, खासतौर पर ये तालिबान रजीम है कि ये ना पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है, ना ये दुनिया से इनके रिश्ते इन्होंने वो छोटे डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे हुए हैं। कोई सिर्फ पैसे ले रहे हैं, ये उजरती कातिल है, इलीजिटिमेट है। अब तो मेरे ख्याल में वहाँ पर आपने देखा तो वहाँ एक नेशनल जो है ना रेजिस्टेंस मूवमेंट चल पड़ी है नौजवानों की,
और वहां पर जो खास तौर के ग्रुप खिलाफ है वो भी खड़े हो गए, तो अब इनके दिन वैसे ही थोड़े गिने गए हैं। और अब ये खुद मिन्नतें भी करें क्योंकि जो हमने इनका हाल किया ना ट्राई कर करके इनके बैकग्राउंड में और जहाँ जहाँ इनके स्टोरेज थे, अब ये बिल्कुल ये फारिग हो, इनके ना वेपन है ना इनके पास एमुनिशन है, और इंडिया के हम लाने नहीं देते। फिर ये जो कर रहे हैं टोटल जो हमने इनकी इकोनॉमिक्स ये लॉजिस्टिक्स बंद की है, अब ये चाह बाहर से लेके आ रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, उससे इनकी इकोनॉमी और तबाह हो रही है। तो अब देखेंगे कि ये खुद अभी अप्रोच कर रहे हैं हमारे मेडिएटर्स को, और लेकिन वी वांट वेरीफाइबल कंफर्मेशन पहले कि ये वाकई एक्सप्लोर हुए हैं, उसके बाद हम इनको करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। और तमाम तर फॉल्स फ्लैग इससे पहले भी पाकिस्तान नाकाम बना चुका है, दिस इज़ गोइंग टू बी वन मोर टाइम अगर ऐसा कोई भी एक्शन लिया जाता है भारत की जानिब से। इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करना चाह रहे हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि हमने ये देखा भी है कि पिछले दिनों में जो बारिशें हुई हैं उसने खैबर पख्तूनख्वा में खासी तबाही मचाई है, और आने वाले दिनों में भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बारिशें जो है मज़ीद इंटेंस होने जा रही हैं। इस बार सिर्फ बारिशें नहीं हैं बल्कि आंधी, यालाबारी और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल भी बन सकती है। एंड एट द सेम टाइम महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 अप्रैल से लेकर ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा, जो बलूचिस्तान से शुरू होकर सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तक असरअंदाज हो सकता है। अब ये सिस्टम जहां एक तरफ गर्मी की शिद्दत में कमी लाएगा, वहीं लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड्स और सैलाब जैसे खतरात भी बढ़ा देगा। ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों और नदी नालों के करीब रहने वाले अफराद के लिए ये सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। अब हालिया बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तबाही हुई है और मौसम की शिद्दत सूबे में मज़ीद बढ़ने का खदशा भी है। नाउ कमिंग टू कराची, वहाँ पे 2 अप्रैल से अब गरज चमक और तेज़ हवा और कहीं कहीं जालाबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या मुताल्लिक़ा अदारे इस मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं, या हर बार की तरह बारिश इस बार भी मसाइल ही लेकर आएगी। हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा अनवर शहजाद साहब। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे अनवर साहब ये जानना चाहेंगे, हालिया बारिशों में KPK के किन किन इलाकों में क्या क्या तबाही आई है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जी, खैबर पख्तूनख्वा में जो है पिछले जो मंथ गुजरा है मार्च का, इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, लेकिन जो लास्ट 10 डेज थे उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। 25 मार्च से लेकर तकरीबन 31 मार्च तक जो बारिशें हुई हैं वो जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस सामने आए हैं। बनू जो था वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है। तो यहाँ पर एक शादी की रसूमात के दौरान एक बरामदे की छत गिरने से काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस सामने आए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ ज़ख्मी हुए हैं, उसके साथ साथ अमवात भी वाक़या हुई हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो बालाई इलाके हैं, यहाँ पर स्टिल जो है अभी भी बारिशों का जो सिलसिला है वो आज से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक जो है जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जो वेदर आउटलुक को देखा जाए तो इस मंथ भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें जो हैं मुतवक्के हैं। तो इसे आज जो है हमने एक एडवाइजरी भी इशू की है, जिसे महकमा मौसमियात की वजह ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी, उसके ऊपर हमने एक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि फ्लैश फ्लड का खतरा भी जो है वो भी दिखाई दे रहा है। ग्लेशियर्स के पिघलने का जो है वो भी खतरा है, क्योंकि ज़्यादा बारिशों की वजह से ग्लेशियर्स भी फट जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेंस मंथ रहेगा ये वाला। तो इसके लिए जो है पहले से तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि मार्च और अप्रैल का महीना जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो इसलिए जो है पहले से ही तैयारियां हो जाती हैं, कंटीजेंसी प्लान्स होते हैं वो बन जाते हैं। अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बारिशें हैं, जब हम KP की बात करते हैं, कौन से एरियाज ज़्यादा हिट हो सकते हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश हो सकती है, जहाँ लोग मुतासिर हो सकते हैं, और ऐसे में क्या शेल्टर्स का बंदोबस्त किया जा रहा है, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे पास 2 बड़े डिवीजन ऐसे हैं जहां पर ये वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं, जिसमें माराकंड डिवीजन है और दूसरा जो है हमारे पास जो है वो हज़ारा डिवीजन है।
ये दो बलाई इलाके हैं जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के साथ साथ फ्लश फ्लड का जो है खदशा काफ़ी ज़्यादा होता है। सही। यहाँ पर जो है पहले ही से जो है एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इन्फॉर्म कर दिया गया है। तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं और तमाम दस्तियाब वसाइल जो हैं वो बरोकार लाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है बारिशों का जो सिलसिला है आज से शुरू होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। उसकी वजह से जो है फ्लश फ्लड का खदशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस मरतबा, क्योंकि पिछले 25 मार्च से 31 मार्च तक जो बारिशें हुई हैं वो लगातार थी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से जो है दरियाओं की सतह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर इस मरतबा अप्रैल में जो है बारिशें काफ़ी ज़्यादा होंगी तो फ्लश फ्लड का खदशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उसके लिए जो है हमने फ्लश फ्लड एक एडवाइजरी भी इशू की है। तमाम टूरिस्ट को जो है हमने बालाई इलाकों में वो इलाके जो काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग की वजह से हसास और फ्लश फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा हसास हैं, तो वहाँ पर जो है हमने पेट्रोलिंग पुलिस को जो है हमने अनवर डिप्यूट किया साहब, है ताकि बिल्कुल। इस तरह के कोई नाखुशगवार वाक़या ना। आपकी गुफ्तगू से ही मुझे पिछले साल का वो वाक़या याद आ गया, स्वात का। और फ्लैश फ्लड्स की हम बात कर रहे हैं, टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, तो स्वात में जो वाक़या पेश आया था ख़ासतौर मेंगवरा में, और वहीं से फिर वही हमारा स्टार्ट था और वहीं से फिर बाकी फिर पंजाब और बाकी हमने देखा कि 2-3 महीने बड़े हमारे डिस्टर्ब रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तमाम तर, एक तो ये कि जो टूरिस्ट हजरात हैं उनके लिए भी और वैसे भी आम आबादी के लिए भी, वो इलाके अगर आप इफ़ यू कैन पिन पॉइंट देम जो कि वल्नरेबल हैं और वहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए हमारे पास वल्नरेबल जो इलाके हैं वो चतराल अपर है, चतराल लोअर है, जहाँ टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। कालाम का इलाका है, स्वात का इलाका है, गलियात है हमारे पास हज़ारा डिवीज़न में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं। तो ये इलाके जो हैं लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा हसास होते हैं। चतराल अपर और चतराल लोअर, दीर अपर, दीर लोअर, ये इलाके जो हैं इसमें लैंडस्लाइडिंग के साथ साथ जो है फ्लश फ्लड का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पहले से ही इस मरतबा जो है हमने वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज करके पेट्रोलिंग पुलिस जो है वहाँ पर टूरिस्ट डिपार्टमेंट की वो वहाँ पर डिप्यूट कर दी गई है, ताकि टूरिस्ट गाइड को भी जो है उनको भी हमने एहतियाती तदाबीर दे दी हैं कि टूरिस्ट को ऐसे मकामात जहाँ पर हमने पहले से ही निशानदही कर दी है कि ये इलाके काफ़ी ज़्यादा हसास हैं, तो वहाँ पर जो है टूरिस्ट को जो है जाने से रोका जाए। और टूरिस्ट को भी आप लोग के चैनल के तवज्जुह से हम कहते हैं कि वो इलाके जहाँ हम एडवाइजरी इशू करते हैं, जहाँ पर हम एक अलर्ट इशू करते हैं और उस अलर्ट में हम मेंशन करते हैं कि ये इलाके काफ़ी ज़्यादा हसास है, तो बराए मेहरबानी वहाँ जाने से पहले जो है पीडीएमए की जो हेल्पलाइन है 1700 वहाँ पर कॉल करके मौसम के बारे में जो है जान लेना ज़रूरी है। और वहाँ पर जो हसास इलाकों में जो टूरिस्ट गाइड हैं उनको भी हमने पहले से ही अलर्ट कर रखा है कि ऐसे इलाके जो मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न की आप बात कर रहे हैं, कितने इंटेंस हो सकती है लैंडस्लाइडिंग? क्या लोगों को मूव करना पड़ सकता है और क्या इसके लिए उनको प्रिकॉशनरी बता दिया गया है अगर उनको नकल मकानी की ज़रूरत है? बिकॉज लास्ट लैंडस्लाइडिंग में हमने देखा कि लोगों के घरों के घर बह गए थे। देखिए जी, बारिशें की शिद्दत के ऊपर डिपेंड करता है। इस मरतबा जो बारिशें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके साथ साथ जायलाबारी भी है। तो जब बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो सड़कों की ब्लॉकेज लैंडस्लाइडिंग की वजह से ही होती हैं, जहाँ पर ट्रैफिक की हादसा जो है सामने आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट ही बलाई इलाकों का रुख करते हैं, तो वहाँ पर जो है हमने पहले से ही ऐलानात कर दिए हैं, टूरिस्ट को जो है हमने अलर्ट कर रखा है। तो ये इलाके जो हैं जिस तरह मैंने आपको गलियात का कहा है, चतराल अपर, चतराल लोअर, दीर अपर, दीर लोअर, कालाम, स्वात, ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पर जो है टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले से ही एहतियाती तदाबीर के साथ साथ तमाम जो है तैयारियां वहाँ पर कंप्लीट हैं, लेकिन बारिशें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, जिसकी वजह से एडवाइजरीज जो है हमने इशू की हैं। एक फ्लश फ्लड एडवाइजरी है, दूसरी ग्लॉफ एडवाइजरी है। तो ये दोनों एडवाइजरी जो है हमने इसलिए इशू की हैं क्योंकि तेज़ बारिशों की वजह से ये दोनों इंसिडेंट्स काफ़ी हद तक जो है मुतवक्किल हैं। तो इनकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नाखुशगवार वाक़ये सामने आ सकते हैं, ना करें, लेकिन फिर भी जो है पहले से ही तैयारी जो है कंप्लीट है। जस्ट वन लास्ट थिंग, ग्लेशियल आउटबर्स्ट जो झीलें फटने का वाक़यात हैं गिलगित बल्तिस्तान, उस हवाले से ज़्यादा हम उसको रिलेट करते हैं। लास्ट ईयर जो हुआ था वहाँ पे सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ था, गिलगित से। खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के कोई साइट्स हैं जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट या ग्लॉफ के इंसिडेंट्स से मुतासिर हो?
बिल्कुल जी, हमने जो एडवाइजरी इशू की है वो स्वात का इलाके हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं। चतराल अपर है, चतराल लोअर है, इसके साथ बीर अपर, बीर लोअर और कोहिस्तान का इलाका जो है, यहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं जहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को के पहले से ही अलर्ट रखा हुआ है। क्योंकि पहले ही से जो है एरियल जो है वहाँ पर सर्वे हो जाता है और पता चल जाता है, क्योंकि गर्मी आने से पहले जो है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तब भी ग्लेशियर्स आउटबस्ट होते हैं, ज़्यादा बारिशें होती हैं, उसकी वजह से भी ग्लॉक का इवेंट जो है वो सामने आ सकता है। तो इन दिनों में जो है काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल होती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तब भी जो है हमारा ये फोकस होता है कि कहीं पहाड़ों पे जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं उनके पिघलने से जो है यहाँ पर नीचे नदी नालों में पानी की सतह जो है वो काफ़ी बढ़ सकती है। इस तरह की ज़्यादा बारिशें होती हैं तब भी ज़्यादा जो है ग्लेशियर्स फटने का खदशा होता है। तो ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पहले से ही जो है तैयारियाँ मुकम्मल कर की जा चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अनवर शहजाद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो इन्फॉर्मेशन आपने श्योर जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको इससे मदद हासिल हो सकेगी। वेल, जाने से पहले ब्रेक पे हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। भाई बर्की सीढ़ियाँ, इसमें हैरान क्या है, लेकिन चीन जो बनाता है वो दुनिया को हैरान कर देता है। अब शुंगकिंग के पहाड़ है, पहाड़ी शहर, वहाँ पे एक हैरान कुन एस्केलेटर बनाई गई है। लगता है ऐसा है कि इंसान ज़मीन से सीधा जा रहा है बादलों में। ये देखें आप वो, ओह वाओ, नाउ आई कैन गेट इट। योर रिएक्शंस मैम? माय रिएक्शंस एब्सोल्युटली स्टनिंग। मतलब आपको याद होगा जब चाइना में फर्स्ट टाइम वो जो ब्रिजेस बनाए गए थे, द ग्लास ब्रिजेस, वी वर ऑल स्कैर्ड व्हाइल कि ये टूट तो नहीं जाएंगे, एंड फिर उन्होंने ऐसे ब्रिजेस मुतारिफ करवा दिए जिसमें आप जो पैर रखते हैं तो वैसी इल्यूजन क्रिएट करता है कि जैसे इसमें क्रैक्स है। नाउ दिस, लुक एट दिस, आई मीन, और लुक एट दैट। आखिर यही रह गया था। हाँ, कि इसमें एलईडी भी है, आप जाते कैसे पता चलेगा कि ये चाइना की है? सो देखें तरक्की याफ्ता कौमें क्या क्या बना रही हैं, और पाकिस्तान में दूध की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। खैर 21 ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया फैसल, जैसे हम आमतौर पर किसी मुश्किल में फंसते हैं एंड वी से गॉड आई एम कमिंग, इट्स जस्ट लाइक दैट, गॉड अच्छा, आई एम कमिंग। मैं आ रहा हूँ। जनाब, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक अगेन। हम जब भी कराची की बात करते हैं तो हम किसी ऐसे नए मसले का जिक्र आपके साथ कर रहे होते हैं जो कि कई बार हम पहले भी जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन एक और इंसिडेंट उसमें ऐड हो जाता है। कराची में आग लगने के वाक़यात कम नहीं हो रहे, और अब एक ये हादसा नहीं है, ये एक मुस्तकिल ख़तरा बन गया है कराची में रहने वालों के लिए। चंद ही माह पहले हमने ये देखा था कि एक बड़ा वाक़या हुआ था गुल प्लाज़ा में, और ऐसे सानिहात हमने देखे, फिर क्लिफ्टन के कमर्शियल मराकज़ में लगने वाली आग। हर वाक़या एक ही सवाल उठा रहा है कि आखिर ये सब कब रुकेगा। हकीकत ये भी है कि ज़्यादातर आग शॉर्ट सर्किट बता दी जाती है, नाकिस वायरिंग बता दी जाती है, लेकिन उसका जो नुकसान है, दोबारा से उसकी सारी कंस्ट्रक्शन है, उसकी तरफ कौन देखेगा, और ऐसे टाइम में फैसल जो जानी नुकसान हो रहा है उसकी तरफ किसकी नज़र रहेगी। पिछले दिनों एक और बड़ी आग लगी, और कराची के एक मारूफ शॉपिंग आउटलेट में लगी, और उसके बाद फिर हमने वही मामला देखे। अच्छा, मसला ये है कि इमारतों में फ़ायर अलार्म नहीं, स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं, क़वानीन पर अमल दरामद नहीं। प्रॉब्लम ये है कि फायर ब्रिगेड जिन्हें आना है और आग बुझानी है, और ये नहीं का जिन्होंने नफ़ी करनी है, उनके पास कभी होस पंप्स नहीं, कभी पानी नहीं, और ये सब होते हैं तो गाड़ी जो है वो सड़क पे आ नहीं सकती, क्योंकि सड़क तो हमारी है ही महदूद बहुत ज़्यादा। सड़क कच्ची का है, सड़क तो हमने गली जो है उससे भी छोटी कर दी है। सो द प्रॉब्लम इस एक से बढ़ के एक प्रॉब्लम है। और सोने पे सुहागा, सबसे अहम बात, क्या हमने गुल प्लाजा से कोई कुछ सीखा? क्योंकि बताया गया था कि 2023 में एक रिपोर्ट थी, वो 2023 में थी और वो आगे गई ही नहीं। किस किस के हाथ में अपना लहू तलाश करेंगे? फायर सेफ्टी एक्सपर्ट फवाद बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फवाद साहब, मेरा पहला सवाल, गुल प्लाजा से हमने एज इंतज़ामिया क्या सीखा? कुछ सीखा? जी वालेकुम सलाम। ये बताइए कि जब गुल प्लाजा का हादसा हुआ, हमने सीखने के बजाय कराची में एक इल्ज़ाम तराशी और ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू कर दिया। आपने उस वक्त अंदाज़ा लगाया है उसमें कौन जिम्मेदार है। उस वक्त जब मुझसे सवाल हुआ था तो मैंने एक बात कही थी कि जी उसका सबसे पहली जिम्मेदारी मुझ पर आती है, क्योंकि मैंने शायद अपनी बात सही तरह से नहीं पहुंचाई।
दूसरी जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर भी आती है, क्यों सिर्फ आग लगने की सूरत में जागता है, इसको मौजू को शऊर बेदार करने के लिए क्यों सारा साल इस पर काम नहीं किया जाता। सही जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आती है, चूँकि जैसे हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ये है। और उसके बाद ये जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, ये आप खुद ही कह चुके हैं कि किस काबिल हैं ये, इनके पास क्या सामान मौजूद है, ब्रीथिंग एपरेटस हैं, थर्मल इमेजिंग कैमराज हैं या रेस्क्यू कटर्स हैं, बिल्डिंग में जाएं कैसे और इनकी ट्रेनिंग कैसी है। और उसके बाद की जो हमारे बिल्डिंग के मालिकान हैं, जो मॉल्स हैं, उस वक्त भी हमारी बात हुई थी कि गुल प्लाजा तो एक था, उसके बाद ये जो क्लिफ्टन में गल्फ और आशियाना और ऐसे बहुत सारे मॉल्स हैं जहां आप गर्मी सर्दी में भी जाते हैं तो गर्मी लगती है, इतने लोग होते हैं, इतनी तादाद में होते हैं और इतनी चलने की गुंजाइश भी नहीं होती। अगर वहाँ हादसा हो जाए तो क्या होगा। पाकिस्तान में हर साल आतिशज़दी के वाक़यात में कोई 10 से 15 हज़ार लोगों की हलाकत होती है, 1 से 1.5 लाख लोग जख्मी हो जाते हैं और कोई 800 अरब रुपए का माली नुकसान होता है। ये जो कल हादसा हुआ यहाँ इम्तियाज शॉपिंग में, ये पहला हादसा नहीं है किसी शॉपिंग सेंटर में, इससे पहले भी शहीद मिल्लत रोड पे चेस पे हुआ था, जहाँ 2 जानें भी गई थी और बिल्डिंग भी मखदूश हो गई थी। ये तो एक मुसलसल अमल है जिसके ऊपर हमने काम करना है कि हमारे लोगों को और जानों को और इमलाक को आग से कैसे बचाना है और इस पर संजीदगी से काम करना है। आपने फरमाया ऑडिट हुआ, बिल्कुल ऑडिट हुआ, 250 बिल्डिंग के सर्वे हुए, क्या हुआ, किसी के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई? यानी कि पाकिस्तान में कानून पास हुआ है बिल्डिंग कोड फॉर फायर एंड सेफ्टी 2016, वो बड़ा वाज़ेह अंदाज में बताता है कि हर बिल्डिंग में जिसकी ऊंचाई की 38 फुट से ज़्यादा हो या वहाँ पे 12 से ज़्यादा लोग काम करते हो, वहाँ चंद सिस्टम्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म सिस्टम, फायर हाइड्रेंट होज रील सिस्टम, फायर डोर्स, इमरजेंसी एग्जिट। इसी तरह अगर हम इसका भी मवाजना करें, जो कल मीडिया की रिपोर्टिंग हो रही थी इस फवाद साहब, ये तो हम शॉपिंग सेंटर्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि कोइंसिडेंटली ये सारे वाक़यात जो आतिशज़दगी के हैं, फिर अब ये पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं हो रहे हैं, ये ज़्यादातर शॉपिंग सेंटर्स में ही है, चाहे वो आरजे मॉल हो, गुल प्लाजा एंड सो ऑन, आपने भी बताया, या फिर ग्रॉसरी स्टोर्स में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। हमारे स्कूल्स में, हमारे अस्पतालों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फायर सेफ्टी का। बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर रश रहता है, शाम के औकात में पैर तिल धरने की जगह नहीं होती, वहाँ भी फायर सेफ्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉर्पोरेट ऑफिसेस ऑब्वियसली अब तो मतलब हमारे वर्किंग जो एनवायरनमेंट है आसपास, जो हमारे दफातर हैं, खुदा की तरफ से हमें ये अच्छी बात है कि उन जगहों पर ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे, लेकिन हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड ही नहीं हो रहा ना। आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रही हूँ, और इतनी आग के वाक़यात हो रहे हैं कि मेरे ख्याल में हर हफ्ते ही हम इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो अलग से कोई टॉपिक रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही हमें कि हम इस पर एक लंबी बात कर सकें। तो अब ये अवेयरनेस किस तरह से किसी लीडर के कान में डालनी पड़ेगी आपको कि भाई लोगों की जानों का ज़िया हो रहा है, कब एक्शन लेंगे? आप सही फरमा रही हैं। अगर आप उमूमन देखें, आपने स्कूल कॉलेज की बात की, अस्पताल की, मैं उस पर आता हूँ। कराची में एक सर्वे के मुताबिक 80% इमारतें आग बुझाने के इंतजाम से महरूम हैं और कुछ 90% इमारतों में इखराज का रास्ता भी नहीं है, फायर एग्जिट का, कि आग लग जाए तो लोग निकलेंगे कहाँ से। इसी तरह अगर आप इंडस्ट्रियल साइट के ऊपर आएँ तो अगर आप ये लांडी में EPZ के अंदर आप देखते हैं हर महीने आग लगती है और आपको खबर आती है कि जी फायर टेंडर रवाना, आग 3रे दर्जे की है, और उसके बाद बराबर वाली फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। ये आग के हादसा तो इंडस्ट्री में भी हो रहे हैं, बिल्डिंग्स में भी हो रहे हैं। इसी तरह जो आपने स्कूल का कहा, तो वहाँ एक ग्रास रूट लेवल से तालीम देनी पड़ेगी। जिस तरह बाहर यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका के अंदर बच्चों को बताया जाता है कि भी आपका स्मोक अलार्म ज़रूरी है, इसकी बैटरी चेंज करनी है, फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, आग लग जाए कपड़ों में तो क्या करना है, धुआं भर जाए तो कैसे निकलना है, ये पूरी एक शऊर वाली बातें हैं। इस मौजू को जिंदा रखना है ताकि लोगों को आग से उनकी इमलाक को और जानों को बचाया जाए। आप सही फरमा रही हैं कि इसके अंदर अरबाब इक़्तिदार को भी इस तरफ आना पड़ेगा कि महज़ब माशरे की निशानी है कि क्यों, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में आग लगने के इतने सारे खदशात होते हैं, उसमें शॉर्ट सर्किटिंग है, फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, तो हम सोचते हैं कि अब तक आग लगी कि नहीं। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले आग लगने के खदशात को कम करना है और उसके बाद आग के लग जाए तो उसके इंतजाम करना है कि आग को बुझाया कैसे जाए।
और हकीकत इसके ऊपर अरबाब इक़्तिदार को काम करना पड़ेगा और संजीदगी से लेना पड़ेगा इसको। और जो आपने बात की स्कूल्स की, ये तो हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं है हिस्सा, आई डोंट नो। सर अगर देखा जाए ना फवाद साहब, तो सिर्फ आग लगना या वो नहीं है, एक पूरा साइकिल है इसका। आग लगी, उसको बुझाने के इंतज़ामात क्या हैं, उसके बाद रेस्क्यू के इंतज़ामात क्या हैं, एंड द लास्ट स्टेज इज़ कि जब ये दोनों फेल हो जाएं तो शहर में बर्न सेंटर कितने हैं। जो गुल प्लाजा में वाक़या हुआ, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि खाकम बदहन अगर इस तरह का कोई और वाक़या हो जाता है और इतने ज़्यादा बर्न्स के केसेस आते हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे इनको, कितनी कैपेसिटी हमारे पास है? देखिए, सबसे पहले मैं बर्न सेंटर से शुरू करूं। बर्न सेंटर हमारे पास एक ही है जो सरकारी तौर पे, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट भी हूं। ये बर्न सेंटर यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत है कराची के लिए, सिंध के लिए और बलूचिस्तान के लिए। अगर हैदराबाद में भी हादसा होता है तो अफसोस की बात यह है कि वहाँ से जले हुए लोग कराची लाए जाते हैं, और जले हुए इंसान जो होता है वो 40% से ज़्यादा अगर जल जाता है तो उसकी ज़िंदगी बचानी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन गुल प्लाजा के हादसे में जब पहले दिन, जब हफ्ते की रात आग लगी थी, हमें इतवार को बर्न सेंटर में जाके चेक किया तो सिर्फ हफ्ते की रात को 6 से 7 लोग आए थे, वो भी जिंदा हालत में नहीं थे। बाद में तो बेचारों की लाशें ही नहीं मिली जो DNA के साथ जो मामला किए गए। अब रह गई बात फायर ब्रिगेड की। देखिए, कुछ अरसे पहले तक तो कराची में फायर ब्रिगेड का नंबर भी फाल नहीं होता था। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मीडिया से, आपको भी शायद ये पता ना हो कि फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, तो हम उस वक्त ये शऊर देते थे कि फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है। कोई कहता था 15 है, कोई कुछ। तो इस वक्त 1112 है जिसके ऊपर हमें कॉल करना है। लेकिन जब आज से कुछ अरसे पहले तक ये नंबर भी फाल नहीं होता था। इसी तरह जो फायर डिपार्टमेंट है हमारा, जो फायर ब्रिगेड है, उसको भी कराची में अफसोस की बात यह है, चंद अरसे पहले तक तो वहाँ 12-14 फायर ट्रक्स रह गए थे। अब अगर फायर ट्रक्स आ गए हैं तो इन लोगों की तरबियत होनी चाहिए, इनकी ट्रेनिंग और इनके साथ इक्विपमेंट होना चाहिए। जिस तरह हमारे सिंध के वज़ीर आला ने कहा कि जी मैं 34 अरब रुपए का सामान खरीदूंगा, तो खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए। कराची जैसा शहर, देखिए अब वो सियासी बात हो जाएगी। कराची में जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, कचरे के ढेर हैं, पानी नहीं आता है, स्ट्रीट क्राइम जितने हैं, वहीं फायर ब्रिगेड का निज़ाम भी ऐसा है। रेस्क्यू 1112 हमारे यहाँ आया 20 बरस के बाद आया। इससे 20 साल पहले ये पंजाब में आ गया था। चले देर आया दुरुस्त आया, अब तो आ गया है। इसके लिए काम कीजिए, इसको इक्विप कीजिए, इसके लोगों को ट्रेन करें ताकि कराची के अंदर अगर कोई हादसा हो, कम से कम फायर ब्रिगेड इस काबिल तो हो कि आग बुझा सके। रही बात ग्रास रूट लेवल के ऊपर, तो इंशाल्लाह स्कूल्स के अंदर काम होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में काम होना चाहिए कि जो नई नस्ल परवान चढ़े उनको पता हो कि आग लग जाए तो क्या करना है। फवाद साहब, एक सारे स्टेप्स अभी फैसल आपके साथ शेयर कर रहे थे कि ठीक है अगर आग लग जाती है तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना होगा और वहाँ पर हमारी क्या कैपेसिटी है। लेकिन उससे पहले जब फौरी तौर पर आग लग जाती है किसी भी ऐसे एरिया में जो बहुत कंजस्टेड है, वहाँ के अपने वर्कर्स, वहाँ के अपने काम करने वाले, रहने वाले ज़िम्मेदार लोगों को खुद कितनी अवेयरनेस है कि अपने साथ साथ उन्होंने दूसरों की जानें कैसे बचानी है। यहाँ पर जो गुल प्लाजा में वाक़या हुआ, या दुकानदार आपको गल्फ में राइट लेफ्ट और जितने भी वहाँ पर प्लाजाज हैं, आप देखें लोग अवेयर नहीं होते, उनको नहीं पता कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आग को मज़ीद बढ़ा सकती हैं, जो अगर कोई जल गया है उस पर आप पानी फेंक देते हैं, आसपास की चीज़ जो है और ज़्यादा बढ़ सकता है सारी चीज़ें। अच्छा, लोगों को नहीं पता होता ये। और इसमें एक और चीज़, अगर मेरा सप्लीमेंट्री सवाल भी ऐड कर लें, फायर ड्रिल सिर्फ उस वक्त होती हैं दिखाने के लिए जिस वक्त एक बड़ी आग लग जाती है। उसके बाद ये कि जी देखिए हम कितने जिम्मेदार हैं, तो जल्दी जल्दी फायर ड्रिल्स करा देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं। देखिए, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो हम सब की तरबियत में आपकी और मेरी आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर शॉपिंग मॉल में आग लग गई है, धुआं भर गया है, तो ज़्यादातर लोग आग के बजाय पहले धुएं से बेहोश होते हैं और उससे मरते हैं। तो सबसे पहले आपको धुआं भर जाए तो निकलना कैसे? इसमें ये जो क्रॉल करके ज़मीन पे बच्चों की तरह, फौजियों की तरह निकलते हैं, जो धुआं हमेशा ऊपर की सिम जाता है, ये हमारी बुनियादी तरबियत होनी चाहिए। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कपड़ों में आग लग जाए तो उस सूरत में हर इंसान तकलीफ में, परेशानी में भागता है, उसको ऑक्सीजन मजीद मिलती है, आग मजीद भड़कती है। उसके लिए स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, यानी खड़ा है तो लेट जाओ, लेट के बाद लोट लगाए। ये एक तरीका है कि अपने जिस्म में कपड़ों की आग को बुझाने के लिए। इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर, उनका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर आग लग जाए तो कभी उस पर पानी इस्तेमाल नहीं करना है। खातून एंकर बची नहीं है, फ्राई पैन में अगर आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ तो थोड़ा सा आप भी लोगों की अवेयरनेस के लिए बताएं कि अगर फ्राई पैन में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? सॉरी, फ्राइंग पैन में? डिड यू से फ्राइंग पैन में आग लग जाए?
जी किचन में फ्राई पैन में मैं अगर उसे आप कवर कर दूं, आग लग I'll जाए cover it, I'll try to cover it ताकि आप इसका उसके लिड कवर कर देंगे, बिल्कुल Yeah. सही कह रही हैं आप, लेकिन कभी उस पर पानी मत डालिएगा क्योंकि जी अगर of आप course फ्राई that will पैन में add to तेल the पे fire. पानी, इसी तरह यू नीड टू हैव अ फायर ब्लैंकेट इन योर किचन। एक फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। अगर किचन की आग लग जाए या किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाए तो फायर ब्लैंकेट एक बहुत सस्ती सी चीज़ है, उसको रैप करके उसकी आग बुझाई जा सकती है। इसी तरह हर घर में, हर दफ्तर में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए क्योंकि एन एक्सटिंग्विशर एट हैंड इज बेटर देन 2 फायर ट्रक्स ऑन द वे। यानी एक एक्सटिंग्विशर का हाथों में होना उन 2 फायर ट्रक से बेहतर है जो भी रास्ते में है। ये सारी बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए हमारे लोगों को, और इसी की इनको रखते हुए जहन में आगे बढ़ना चाहिए। आपने इस सारा बात का सबसे खूबसूरत बात आखिर में है कि इस बजाय इसके कि हम कराची की टूटी सड़कों पे फायर एक्सटिंग्विशर के आने का वेट करें, फायर ब्रिगेड का, हम घरों में अपने फायर एक्सटिंग्विशर रख लें। जस्ट वन लास्ट थिंग, लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई इतनी ऑलरेडी महंगाई है तो अब फवाद साहब कह रहे हैं कि भाई एक और ख़र्चा कर लो। थोड़ा सा मुझे बताते जाएं कि कितने का होता है फायर एक्सटिंग्विशर। अब तो बहुत सारी नई चीज़ें, टेक्निक आ गई हैं। वी गॉट यू नो द सर्कुलर थिंग, द बॉल्स जो कि आपको हैंग की भी होती हैं। तो थोड़ा सा अगर आप उसका ख़र्चा वगैरह बता दें ताकि लोगों को ये भी पता चल जाए। देखिए सबसे पहले तो नेवर यूज फायरबॉल, वो एक मीडिया का गेम है, इट डजंट वर्क, वो काम नहीं करता है, वो सिर्फ एक ब्लास्ट होता है और आग बाग नहीं बुझाता। वो सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन में इतना ज़्यादा मशहूर कर दिया है, तो ये भी अवेयरनेस के लिए है कि हमने उस पर रिसर्च की है, वो काम नहीं करता है। उसकी जगह फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और एक फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। एक किट हमने डेवलप की है जिसकी कुल कीमत जो है वो 6,800 रुपये है। उस 6,800 में एक फायर ब्लैंकेट और एक फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिलता है जो कभी भी ज़रूरत के वक्त आपकी ज़िंदगी और आपकी इमलाक को बचा सकता है। खातून बैठी हुई है तो ज़ाहिर है एक ब्रांडेड सूट भी या एक बाजार से लेडीज जोड़ा भी 7-8 हज़ार रुपए का तो मिलता है। Yes. तो एक 6,800 रुपए की चीज़ आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटेंस है फवाद साहब। अब तो मर्दों के कपड़े भी 6,000 से कम के नहीं मिलते हैं। इस दफा तो ईद पे कुछ ब्रांड्स ने 50-50 हज़ार के जोड़े भी लॉन्च किए थे, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। लेकिन बहरहाल ये 6,800 में जिंदगियां बच सकती हैं। और अगर आप मुझे इजाजत दें, और ये सवाल कि ये मिलेगा कहाँ से, मैं पब्लिसिटी नहीं करता, जी जी बिल्कुल, लेकिन हमने इसके लिए अपना एक नंबर दे दिया है 111 सेफ्टी, 111 SAFETY 111723389। इस पे कॉल करें, आपको घर पे एक्सटिंग्विशर पहुंचा के जाएंगे, ट्रेनिंग भी देके जाएंगे, और जब इसका इस्तेमाल हो जाएगा तो रिफिल भी करा देंगे। ये हमने कार्य खैर की सूरत में काम शुरू किया है कि हर घर के अंदर और इवन जब ये वाकया हुआ गुल प्लाजा का तो कुछ खवातीन हमारे दफ्तर आके कहती थी कि इस साल रमज़ान में हम राशन के बजाय एक्सटिंग्विशर्स बांटेंगे। तो ये एक शऊर वाली बातें हैं कि एक्सटिंग्विशर कितना ज़रूरी है और उसको किस तरह से होना चाहिए। फवाद साहब थैंक यू सो मच, ना सिर्फ शो में तशरीफ़ लाने के लिए बल्कि ये शऊर उजागर करने के लिए। मैं एक बार फिर उस बात को आपकी रिपीट करूं कि कराची की टूटी सड़कों और कम पानी वाले शहर में अगर हम इस चीज़ का इंतज़ार करें कि फायर ब्रिगेड कब आए और उसमें पानी हो या ना हो, क्यों ना हम अपने घरों में, मोहल्लों में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में एक्सटिंग्विशर रखें और फायर ड्रिल्स का एहतमाम करें और लोगों को, घर वालों को, जो खानादारी में मुलव्वस होती हैं ख़वातीन, बच्चे, उन सबको ये ट्रेन करे कि अगर ऐसा हो जाए पैनिक नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या ना करना हमारे हाथ में है। सो हम अपने भी हिस्से की शम्मा हमने जलाते जानी। बहुत शुक्रिया फवाद बारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ वी आर टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक अगैन। अब हम बात करने जा रहे हैं PSL के 11th एडिशन की, और हम PSL के 11th एडिशन में क्रिकेट के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन क्या करें कि क्रिकेट हो ही नहीं पा रही है। कल का मैच भी बारिश की नज़र हो गया, और यूँ कह लें कि इससे पहले वाले दिन एक गैप मिल गया था और कल कुदरत की तरफ से एक गैप मिल गया, जिसका अफसोस हमें ये हुआ कि पूरा दिन हम इंतज़ार करते रहे कि मैच शुरू होगा, शायद 5 ओवर का ही मैच हो जाएगा, बट फैसल नथिंग रियली हैपेंड क्योंकि कदाफी स्टेडियम में मैच था पेशावर का और इस्लामाबाद का। एक अच्छी राइवलरी भी हो सकती थी क्योंकि कुछ बैंटर हुआ था नेट सेशंस में बाबर का और अमाद का, लेकिन फिर हुआ ये कि टीमों को एक पॉइंट मिल गया। बिल्कुल सही सवाल ये है कि क्या मौसम जैसे चैलेंजेस से हम निपटने के लिए, इट इज़ नॉट द मौसम दैट वाज द चैलेंज, इट वाज द ग्राउंड मैनेजमेंट दैट वाज द चैलेंज। और पानी इतना था, अगर वक्त को देखा जाए तो 6:30 बजे बारिश शुरू हुई, 7:10 के अराउंड ख़त्म हो गई और हम 9:30 बजे तक मैच नहीं करा सके।
तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। पीएसएल हमारा ब्रांड है। पीएसएल एक वो क्रिकेट फेस्टिव है जो कि साल में एक बार पाकिस्तान में होता है। इससे बड़ा तो कोई चीज़ होती नहीं ना बॉस। तो उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो सवालात उठने चाहिए। अब्दुल गफ़ार क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। गफ़ार अस्सलाम वालेकुम। गफ़ार, पीएसएल में अब तक इतने मैचेस नहीं हुए हैं जितनी कंट्रोवर्सीज हो गई हैं। क्राउडलेस मैचेस चल रहे हैं, खिलाड़ियों की जानिब से ऊपर से खिलाफ वर्जी भी हो रही है, ट्वीट जुर्माने भी हो रहे हैं, मोमेंटम में एक ब्रेक आया है। कैसे सम अप करेंगे इस सारे मामले को? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और आपने ठीक कहा, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 जिसका हमने बड़ा इंतजार किया, और ऐसे लग रहा है जैसे किसी की नजर लग गई है। मतलब कंट्रोवर्सी के बाद कंट्रोवर्सी, फिर जो बीच में गैप एक आ गया, मुझे लगता है कि शायद वो बड़ा जल्दी आ गया। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो बॉल टेम्परिंग का मामला है, आई थिंक ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। और इस पे जिस खिलाड़ी यानी फखर जमान को सस्पेंड भी किया गया 2 मैचेस के लिए, वो बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल क्रिकेटर हैं। उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। पाकिस्तान के तमाम फैंस कैसे भूल सकते हैं वो इंडिया के खिलाफ उनकी 2017 के फाइनल की इनिंग। तो बड़ी हैरानगी हुई जब उनका नाम इस सारे मामले में आया, और फिर वो सब कुछ हुआ जो हम सब देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि नसीम शाह वाला मामला हो गया, फिर हमने देखा जी हसन अली को भी फाइन हुआ, फिर वो एक शाहीन और सिकंदर रजा वाली कंट्रोवर्सी आ गई। सो फिर बारिश कल हुई और मैच नहीं हो सका, जो कि मेरे ख्याल में होना चाहिए था। जो कि ठीक है, बाद में कल हम रात में जब बात कर रहे थे, मैंने लोगों से लाहौर में पूछा, कहा कि जी बहुत तेज बारिश हुई थी, क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन थी। जी जी लेकिन स्टिल आई फील कि 7:10 पे जब ये बारिश रुक गई थी, जी तो एटलीस्ट 10 ओवर का मैच के लिए कोई ना कोई माहौल बन जाना चाहिए था। लेकिन जहां तक है मोमेंटम की बात, मेरा ये ख्याल है कि हमारी लीग में इतनी मतलब पावर है, इतनी इसमें मतलब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और प्लेयर्स हैं कि आप देखिएगा मैटर ऑफ 2-3 डेज, जैसे जैसे अब ये बैक टू बैक मैचेस आएंगे, डबल हेडर भी आ रहा है, सो उससे जरूर जो है ना एक बार फिर क्रिकेट पर तवज्जो वापस आएगी। बस उम्मीद ये की जा सकती है, दुआ ये की जा सकती है कि अब कोई ऐसा मामला ना हो जिसकी वजह से क्रिकेट और ये तनाज़ात आगे आ जाएं। आई सिंसियरली होप कि जैसी 3-4 दिन अभी लगातार क्रिकेट होगी और सिर्फ क्रिकेट होगी, तो डेफिनेटली हम सब फिर पीएसएल की बात कर रहे होंगे कि ये। और एक और चीज़ भी है अब्दुल गफ्फार कि वी ऑल वांट स्पाइस, हम सबको चाहिए होता है थोड़ा सा स्पाइस, लीग को थोड़ा हाइप अप करता है। लेकिन जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हो रही है वो वाली कंट्रोवर्सीज हम ऑब्वियसली नहीं चाहते हैं। अब कल जो मैच नहीं हुआ, आपको क्या लग रहा है? ये ठीक है आपकी बात कि कुछ लोगों ने कहा कि क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल है, लेकिन बारिश रुकी भी तो थी ना। आपको क्या लगता है गलती कहाँ थी? बारिश बहुत ज्यादा थी या ठीक तरीके से सिचुएशन हैंडल नहीं हुई? जी बिल्कुल, बारिश जो है वो हुई कम है, पर जब मैंने कल उसके ऊपर फर्दर चेकिंग की तो पता चला जी कि बहुत ज्यादा बारिश हुई बहुत थोड़ी देर में, और जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो ऐसी बन गई। बट आई स्टिल फील कि इतनी बारिश के बाद कम से कम मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, अगेन मैं ग्राउंड पे नहीं था कि मैंने खुद उतर के देखा और सिचुएशन क्या है, बट जो मेरी अपनी समझ कहती है कि अगर बारिश तकरीबन पौना घंटा या 1 घंटे करीब हुई, पौना घंटा हुई, तो इतनी बारिश के बाद, और वो आपको टाइम मिल गया था 7 बजे मैच शुरू होना था, कट ऑफ टाइम 9:45 था, 7:15 बजे के बाद आपकी जो कहते हैं ना प्रोसेस है बारिश के बाद वाला, वो शुरू हो गया था कि आप मैच कैसे कराना है। मेरा अभी तक ये ख्याल है कि शायद जो बाकी दुनिया में हम देखते हैं कि इतनी देर में घंटे 2 के अंदर ग्राउंड मतलब तैयार हो जाता है और ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे अच्छा होता है। यहाँ भी टू बी ऑनेस्ट बाद में मैंने जब इसके बारे में मजीद पता किया कि ड्रेनेज सिस्टम बेहतर था, लेकिन मेरा जब भी ये सवाल था कि अगर बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था तो फिर तो सारा पानी निकल जाना चाहिए था। और या आई थिंक सोल्यूशन मुझे लगता है कि अगर हमें सीखना है कि आगे हमें किस तरह इन चीज़ों से बचना है, तो श्रीलंका वाला सीन करें जी, पूरा ग्राउंड कवर अप कर लें, पूरा ग्राउंड। उसका फायदा ये फिर ये होगा कि डायरेक्ट पानी जो है वो ग्रास पे फील्ड पे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से फिर बाद में जो पानी है वो जब अगर हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी आता है तो उसको सूखने में टाइम लगता है। तो मेरी अपनी राय है कि आप पूरे के पूरे कवर मंगवा लें जी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इस तरह का मैच हो, इस तरह की सिचुएशन हो, तो
आप बारिश हो में पूरा ग्राउंड कवर अप कर लें, ताकि जो अगर पानी है भी है तो वो कवर से ड्रेन आउट हो जाए। बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड खुद इटसेल्फ गीला ना हो, मेरी अपनी राय है, ये होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब देखें ना, बात यह है कि जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये भी बात कर लें कि भाई जो क्राउड है ना, नहीं आ रहा मज़ा बॉस के बगैर। अच्छा, अब फ्रेंचाइज ओनर्स की जानिब से तो पूरी कोशिश की जा रही है कि क्राउड को मिल जाए, इजाज़त मिल जाए, ट्वीट्स भी हो रही हैं, पीछे मुलाकातें भी हो रही होंगी। कोई मीटिंग हुई है इस हवाले से या कोई अपडेट आई है इस हवाले से गफ़ार? देखिए, सबके ट्वीट्स आए थे। उसके बाद एक ऑनर नदीम उमर साहब से तो एक जगह मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है हमें कहा गया था कि 3 से 4 रोज में ऐलान भी हो सकता है। तो उस बात को अब इतने दिन गुजर गए हैं कि जैसे आज या कल ही वो ऐलान हो जाना चाहिए था। नदीम उमर साहब की जो गुफ्तगू मैंने सुनी, और आपको पता है कि अब पंजाब हो या कराची हो, स्कूल रीओपन हो चुकी हैं, सारे मामूलात जिंदगी एक तरह से बहाल हो चुके हैं, और कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही कि सिवाय इसके जो कफायश शायरी चल रही है इसमें तमाम गवर्नमेंट के इदारों में, उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है, और क्राउड वाला फैक्टर भी वापस आ गया है। तो ऐसी कोई मीटिंग फिलहाल मेरी इल्म में नहीं है, लेकिन चूंकि PSL ऑनर्स भी वही हैं, PCB चेयरमैन भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो किसी वक्त भी मीटिंग या बातचीत तो चली रही है और होती रही है इससे पहले भी। तो मेरा ये मानना है कि सब ये चाहते हैं फ्रेंचाइज ऑनर्स की, ये जरूर जो है ना क्राउड वापस आए, खासतौर पर अगर लाहौर में आया तो बहुत अच्छी बात है ना, कराची के मैचेस तक तो आ ही जाए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर जो रीजनल सूरत हाल है, और फिर अगेन हमारी गवर्नमेंट की कॉल है कि वो क्या बेहतर समझते हैं, बट अगर कोई मजीद ऐसी चीज, तो फ्रेंचाइज ओनर्स का भी यही ख्याल है और लोग भी चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द अभी ऐलान हो जाए उतना अच्छा है। अच्छा, हम सब गफ़ार क्राउड को तो चाह रहे हैं, लेकिन कल एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही थी कि क्राउड नहीं था, वरना जितनी तेज़ बारिश थी, और अब वहाँ से भी कवर्स उतार दिए गए जहाँ क्राउड बैठे हुए होते हैं, तो वो तो बेचारे परेशानी हो जाते हैं घंटे की इतनी तेज़ बारिश में। खैर, कल एक और न्यूज़ भी सरफेस कर रही थी अब्दुल गफ़ार, आई एम श्योर आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। IPL में जो काम करने वाले एक सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, मुंबई के निजी होटल में बताया जा रहा है कि उनकी पुरस्कार हलाकत हुई है। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये IPL के ऊपर, और क्या स्टरअप कर रही है ये कंट्रोवर्सी है, इसके पीछे क्या बताया जा रहा है, क्या हुआ, अंदर की बात क्या है जो है वो, और एक आईब्रो रेज हुए, वहीं दुख भी हुआ, क्योंकि हरी बात है, एक फॉरेन आपके जो प्रोफेशनल हैं वो इंडिया में मौजूद थे, और अनफॉर्चुनेटली वो पहले बुलाया गया, जब वो नहीं आए तो फिर उसके बाद जो होटल का जो है वो दरवाजा खोला गया, वो पहले बेहोश मिले, बाद में पता चला उनकी डेथ हो गई है। तो मेरे दिल में 2-3 सवाल आए कि खास तौर पर क्योंकि इनकी एज भी थोड़ी ज्यादा थी, मतलब ये नौजवान नहीं थे या जवान नहीं थे, 30-40 वाले नहीं थे, ये देखने में 50-60 प्लस लग रहे थे। मेरा ये ख्याल है कि जब आप इतनी बड़ी लीग करा रहे हैं पूरी दुनिया में, और मैं समझता हूँ कि बाकी सबके लिए भी अप्लाई होना चाहिए, इस तरह की लीग में वर्कलोड भी बहुत ज्यादा हो जाता है, कि आपका डे इन डे आउट मैचेस हैं, बहुत सारा कुछ है। सो इसमें आप कम से कम, मेरा अपनी राय है कि इतने बड़ा, बिल्कुल ठीक है अब्दुल गफ़ार, बिल्कुल आईब्रोज तो रेज हुए हैं, लेट्स सी कि इसकी क्या जो है वो सामने आती हैं। विद दैट हमारे शो का होता है अब इख्तिताम, अब आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।